हेलो एवरीवन, वेलकम टू एच क्लासेस। जैसे विद बोल सर, तो कल हम लोग लॉ पढ़ रहे थे और आज हम लोग उसी का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का अगला टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर तक कवर कर चुके थे ज्ञान से चालू। ठीक है, तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। बाकी चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और टेलीग्राम पे ग्रुप ज्वाइन कर लेना नोट्स के लिए। ठीक है, चलो ऑफर को देखो 5 टाइप्स में हम लोग बांट देते हैं। क्लासिफिकेशन जो होता है 5 टाइप्स का होता है। जनरल, स्पेशल, काउंटर, क्रॉस, स्टैंडिंग। अभी इसमें कुछ ऐसा रटने वटने वाला नहीं है, अभी धीरे धीरे ये समझो, साथ साथ अपने आप रट जाएगा। जनरल ऑफर क्या होता है बेटा? जनरल ऑफर होता है ऑफर जो पब्लिक को लार्ज में किया जाता है, जैसे शेयर बाय करने का। ये कोई भी ऑफर जो एक पॉइंट पे बहुत ज़्यादा लोगों को किया जा सकता है या किया गया है, ज़रूरी नहीं है किया गया, लेकिन एक जनरल पब्लिक ऑफर है जो बहुत लोगों को किया जा सकता है, वो भी आपका जनरल ऑफर होगा। ठीक है, ये कार्लिल वर्सेस कार्बोनिल स्मोक बॉल कंपनी, ये केस लॉ है। ये वाला केस लॉ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, गो थ्रू कर लेना, लेकिन इसका ऐसे नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है उनका नाम भी याद रखोगे। ठीक है, तो इन्होंने केस किया था, केस नहीं कहते, इन्होंने एक्चुअली वो किया था कि 100 यूरो मिलेंगे किसी भी उस पर्सन को जो स्मोक बॉल जो इन्होंने प्रोड्यूस करी है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कुछ ऐसे इन्होंने टास्क एडवर्टीजमेंट किया था कई पेपरों में कि वो कुछ कर लेगा कंपनी के डायरेक्शन के हिसाब से, इन्फ्लुएंसर या कुछ ऐसा था कि मतलब दो कंपनी ने, एक स्मोक बॉल की कंपनी है कार्बोनिल स्मोक बॉल, इनका जो प्रोडक्ट है उसको यूज़ करना था या कुछ था, और जो भी वो कॉम्पिटिशन जीत जाएगा उसको 100 यूरो मिल जाएंगे। ठीक है, तो बेसिक एक सिंपल टास्क है जिसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राइट, इसी एक्सपेंसिव बनने के लिए ऑफर नहीं है ना, जनरल ऑफर है, पब्लिक के लिए दिया गया, सिर्फ को बोलते हैं जनरल ऑफर। ठीक है, आई होप मेरा पॉइंट यहाँ तक क्लियर है। अब आ जाते हैं स्पेशल और स्पेसिफिक ऑफर। अब स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है बेटा? ठीक है, तो किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए किया जाता है, या जैसे नाम ने कोई ऑफर सिर्फ अपनी किताब का के साथ कोई डील करने के लिए किया, या किसी फैमिली मेम्बर के लिए किया, या सिर्फ उस दोस्त के पर्टिकुलर के लिए वो होता है, एक स्पेसिफिक बंदे के लिए किया गया ऑफर। जैसे देखो, ए ने ऑफर किया अपनी कार बेचने के लिए बी एक पर्टिकुलर कॉस्ट पे, तो वो एक स्पेसिफिक ऑफर है, क्योंकि तो ये और अगर वो कार मांगेगा तो ये भी ए ज़्यादा में बेचे या कम में बेचे या कोई और कंडीशन है। जैसे आप लोग फैमिली ट्रांजैक्शन हो सकता है मॉनेटरी बेनिफिट्स को हल्का सा निगलेक्ट कर दे, लेकिन मैं अननोन ना वहीं चीज़ की बात करूँ तो आप लोग ज़्यादा पैसे मांगो। राइट, नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो ये हो गया स्पेसिफिक ऑफर। अब उसके बाद ये वाला समझो क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर क्या होता है? जिसमें मैं तुम्हें एक ऑफर करना चाहती हूँ, तो मुझे ऑफर करना चाहते हो, बाई चांस दोनों ऑफर आइडेंटिकल और हम दोनों ने एक दूसरे को ऑफर कर दिए सेम टाइम पे या बाद में, लेकिन हम दोनों को पता नहीं था कि जैसे तुमने मुझे ऑफ़र किया कि सर मैं आपका फ़ोन ले लूँगा 5,000। ठीक है, मैं आपका ऐसा नहीं, मैं आप तक फ़ोन है फ़ोन ले लूँगा 5,000 तक। ठीक है, और मैंने भी सोचा कि मैं अपना फ़ोन यार बेचना चाहती हूँ, उसके 5,000 की मतलब सही है। और मैं सोच रहा था कि मैं तुमसे ही बात करता कि क्या तुम ये फ़ोन खरीद लो तो बेटा 5,000 का वीडियो पैसे की दे तो मुझे फ़ोन बेचना है, ऐसे आप समझें। ठीक है, आपने ये ऑफर किया, आपने करना, सपोज आपने रहता तो जानते थे, आपने उनसे कहा कि ज़रा इनसे बात करके दुश्मन, और मैं ये ऑफ़र आपके पास लेकर आ गया थ्रू आफ्टर पेरेंट्स, या आप ज़रा पूछना कैसे ये फ़ोन मिलेगा। तो हम दोनों को नहीं पता कि हम लोगों ने सेम आइडेंटिकल ऑफ़र किया है, और वो ऑफ़र हम लोग को हम लोग के नोटिस में कि आपने भी सेम ऑफ़र दिया था, मैंने भी वही ऑफ़र कर दिया, तो दोनों का ऑफ़र सेम हो गया। ठीक है, तो ये होता है क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर का मतलब ये नहीं है कि सेक्टर्स को गई, मतलब हम दोनों ने सेम ऑफर किया जिसका मतलब कि हाँ हाँ ठीक है ये तो डील पफ किया, नहीं। सेक्टर्स की अलग से बात होती है, वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है कि आपने वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है चलो सेम ऑफर था तो एक्सेप्ट करने पर, लेकिन ऑफ़र जो सेम लग गया वो क्रॉस ऑफर लग गया। ठीक है, अब एक होता है काउंटर ऑफर। जैसे मैंने आपको कुछ ऑफ़र किया कि फ़ोन 5,000 तो आपने कहा नहीं इसके 4,000 लगेंगे, तो आपने काउंटर ऑफर किया कि नहीं ये नहीं लेकिन ये हो सकता है। ठीक है, जैसे इन्होंने आपने किया कि एक पर्टिकुलर प्लॉट है जिसको ए ने ऑफर किया 10 लाख में, तो बी ने कहा थी मैं 8 लाख भरी हूँ। ठीक है, ये तो नॉर्मल हम लोग की रोज़मर्रा की राइस मीडिया हम लोग सुनते देखते हैं। मम्मी कभी सब्जी लेने जाती होगी तो नेगोशिएशन तक लाती है ना, कि वो काउंटर ऑफर पर चलती है, समझा? फिर बार्गेनिंग पावर है काउंटर ऑफर। सो आते हैं स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर। ओपन ऑफर बेसिकली क्या होता है? जो
एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, उस टाइम के लिए ऑफर स्टैंडिंग रहता है। मतलब कि जैसे आपकी शेयर खरीदने की लास्ट डेट 31 अगस्त है, तो 31 अगस्त तक आप शेयर बाय कर सकते हो, ठीक है। अब जो भी स्टॉक में आपके टीचर हो कहेंगे सर आप शेयर कभी भी बाय कर सकते हो, तब मैं IPO की बात करवाऊँ, आप ऐसे समझो। अब निर्बिटा दिए हैं एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर, जो ऑफर वैलिड कब माना जाएगा। अब इन्हें आप लोग का अननेसेसरी टाइम नहीं खाना चाहता, इसलिए इस इन बॉक्स को डिस्कस करता हूँ पॉइंट नंबर 9 से। बाकी ऊपर जो कमेंट्स जो है ना बेटा, उस तक किसी को भी कोई भी डाउट हो आप कमेंट डाल देना, आपको रिप्लाई आ जाएगा। ईजी है इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि आई गेट इट, दो चीज़ आप उत्तर पढ़ सकते हो, उसके लिए यहाँ पे 5 मिनट देना फिर उससे रिकॉल करना डजंट मेक द सेंस, राइट। खूब बराबर ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम मेयर स्टेटमेंट और इंटेंशन एंड इन्विटेशन टू ऑफर और मेयर कम्युनिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन अब प्रॉस्पेक्टस एंड एडवर्टाइजमेंट। अब ये लंबी चौड़ी लाइन में क्या कहना चाहता है, ऑफर अलग होता है, इंटेंशन टू ऑफर अलग होता है, कम्युनिकेशन अलग होती है, ये एक ऑफर होता है वो इन सबसे डिफरेंट रहता है। कैसे डिफरेंट होता है इसमें उस बात को नीचे एक्सप्लेन किया है, बस आपको ऑफर इसके बाद पूरा ढंग से समझ में आ जाएगा, हम भी लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो इसके ऊपर वाला पार्ट आप से बस कर लेना अपनी तरह। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड अनाउंसमेंट, जैसे मैंने ये बता कि आपका ना अनाउंस किया तो आपको अपनी कंपनी का ओनर बनाएंगे, लेकिन ये एक स्टेटमेंट है, इंटेंशन थी ऑफ तो तब बन गया। भगवान से ये बात डिस्कस करेंगे, इस पर अग्रीमेंट करना चाहते हैं, तो वैसे ब्रीकर बाइंडिंग हो जाएगी तो वो अपने ऑफर से नीचे नहीं हट सकते। सिंस कुछ ऑफर से कमेंट्स इन द लॉ हो जाता है तो अपने से पहला जाता है। इसके बाद वो अगेंस्ट वो सॉरी ऑफर जब अनाउंसमेंट ऑफ लॉ के साथ जाता है अब आई तो वहाँ पर क्या बन जाता है, वहाँ पर न्यूज़ बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। पहले म्यूचुअल अग्रीमेंट होना चाहिए भाई, उससे अग्रीमेंट बनेगा फिर सब लॉ अबाउट जाएगा, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ये जैसे आपने ये सेंशन फाइनेंस किया जब अनाउंसमेंट का स्कॉलरशिप मिलेगी तब तो वो रिजल्ट का 95% के साथ है ना इस गियर। अब स्कॉलरशिप अनाउंस नहीं, जैसे अनाउंस ये सरकार जैसे आप लोग ऐसे समझ कि इलेक्शन का टाइम आया तो आपको काफ़ी ऐसे बातें बताई जाती हैं, ये होगा वो हो गया, वो नियर एक स्टेटमेंट है, अनाउंसमेंट है, वो ऑफ़र नहीं है, ठीक है। आई गेस अब सबको क्लियर हो गया होगा। एंड किसी पार्टी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ठीक भक्ति यहाँ पे नहीं चालू करनी है, आप पे पढ़ने आए यहाँ पर पढ़ाई पे ध्यान देना। ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन आंसर टू अ क्वेश्चन, ठीक। यहाँ पे कोई पॉलिटिकल ओपिनियन अपना नहीं शेयर करेगा और दूसरे से पॉलिटिकल ओपिनियन पर बहस भी नहीं करेगा, इस बात को मैं फिर से क्लियर करती हूँ। हर किसी का अपना रीज़न है, अपना पॉलिटिकल ओपिनियन, उसको अपना पॉलिटिकल ओपिनियन रखने का हक है, वो इस बात के इस चैनल पर रोस्टिंग नहीं करेगा, ओके, ठीक है। अब ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन आंसर टू अ क्वेश्चन, ऑफर अलग होना चाहिए आंसर और क्वेश्चन से। अब ये क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे, ये वाला केस लॉ पढ़ता है आपको समझ में आ जाएगा। ROS-AC का केस लॉ भी बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, पढ़ना ज़रूरी है, पेपर में मे भी आ सकता है मे बी नॉट, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बेटा ये तो आ ही सकते हैं, वो तो अलग है, इसको भी लेकिन ध्यान करना, ठीक है। इस केस में क्या हुआ था, प्रिवी काउंसिल सब्सटेंटली एक्सप्लेन द डिस्टिंक्शन बिटवीन एन ऑफर एंड एन इन्विटेशन टू ऑफर। अब इन्हें कैसे समझाया था, ये ऐसे समझाया था वो। देन यस काम करो, पहले तुमने एग्जाम्पल समझ, एक्चुअली हुआ रहता, ये मान लो मॉल पे कोई चीज़ लगी है या आप तो पेन बेच रहे हो, या किसी पेन का प्राइस लगा रहे हो, पेन से किसी चीज़ का प्राइस टैग लगा तो वो ऑफ़र नहीं है, वो आपको ऑफ़र नहीं किया जा रहा। अगर मैंने लिखा है जैसे मान लो कि आप एक दुकान है और आपने टैग लगा रखा है कि 100 रुपीज़ ईच, तो वो ऑफ़र नहीं है, ठीक है। वो मियर इन्विटेशन टू ऑफ़र है, आप उसके बाद ऑफ़र कर सकते हो कि भैया सस्ता लगा लो या इसी रेट पे दे दो या ठीक है पैक करो, वो एक ऑफ़र है। फिर वो उसे अग्री करेगा, ठीक है, शॉपकीपर अग्रीमेंट करता है, आप ऑफ़र करते हैं। इस पर्टिकुलर केस में हर केस अलग होता है, मैंने सी वाला पार्ट समझा लूँ कि वो मेरा एग्रीमेंट या कैश प्राइस दिया होते हैं, वो ऑफ़र नहीं है, ये सी वाला एग्जांपल आप लोग पढ़ लेना। तो कुछ ना हुआ जाता, उसने ये लगाया था बम्पर और पेनिस 900 यूरो का लगाया था,
और जो कुछ बंदे थे उन्होंने अग्री कर लिया बाई करने के लिए कि इतने का हम लोग ले लेते हैं। पर जो बंदा बेचने निकला था उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं इतने में अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेचूंगा, ठीक है। तो उसके बाद जिन बंदों ने अग्री किया था उन्होंने सीव कर दिया कि उसने ऑफ़र दिया था वो प्रॉपर्टी को इतने में खरीदे होगा, बट आपको नहीं खरीदा। तो बात यह है कि वो लोग केस हार गए थे। केस इसलिए हार गए थे कि नहीं, उसने ऑफ़र नहीं किया, तो ऑफ़र आपने किया था 9, उसने ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया। उसने अपना प्राइस टैग लगाया या उसमें वो भी लगाई, वो ऑफ़र में नहीं इंक्लूड होता है। ओके, वो दिस इज क्लियर। A statement of price is not an offer buying। जैसे ऊपर वाला था सेम, यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्राइस मतलब क्या, अगर वो लिस्टेड प्राइस कहीं लिखा भी है तो भी वो ऑफर नहीं हुआ। ये रहा एग्जाम्पल। एन इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर और टू बिजनेस। अगर मैं आपको इनवाइट करूँ, जैसे जैसे ऑक्शन हो गया, ऑक्शन एक इन्विटेशन है, वो ऑफर। वहाँ पे जाके आप जब बिडिंग करते हो, आपकी बिड्स ऑफर है, आप जो बिड्स कर रहे हो वो डील क्लोज नहीं हो रही है, वो आप ऑफ़र कर दो। अगर ऑफ़र एक्सेप्ट हो जाता है फिर वो डील क्लोज होती है। और ऑक्शन पे जाना वो आपका इन्विटेशन टू ऑफ़र है कि यहाँ आ जाओ, यहाँ पे आकर बिड करेंगे, वो इन्विटेशन है, वो कोई ऑफ़र नहीं है। ओके, ये देखो, व्हेन गुड्स आर सोल्ड थ्रू ऑक्शन, तो ऑक्शन हियर डज नॉट कॉन्ट्रैक्ट विद एनीवन हू अटेंड्स द सेल। The auction is only an advertisement to sell, but the items are not put for sale to persons who have come to the auction and had the intention to purchase। Similar decision was given by Harris versus Nicholson। ये वाला भी थोड़ा सा देख लेना, इसको भी एक बार नोट कर लेना, 1873 का केस लॉ है ये, ठीक है। अब इन्विटेशन टू ऑफर क्या है, ये बेटा आप समझ ही गए होगा, अभी तक पर डिस्कस हुआ। स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज़ नॉट एन ऑफर, मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्राइस है वो एक ऑफ़र नहीं है। पर ऐसा क्यों? देखो, प्राइस टैग लगा हो या प्राइस टैग आपने बोला या कुछ भी, आप वो एक ऑफ़र नहीं कर, वो जनरली ये होता है कि प्राइस नेगोशिएबल होता है। तो ऑफरिंग चालू ही बाद में होती है, जब अपनी कस्टमर्स प्राइस को देख के अट्रैक्ट होता है, परचेज के माइंडसेट से आता है। आज की डेट में हाँ ठीक है, ऐसा कोई स्टोर नहीं है जिसमें जो प्राइस लगाया वो उसके हिसाब से उसकी प्राइस नहीं बढ़ा देगा क्योंकि आप इस पर खरीदने के तैयार। लेकिन ब्रॉडर बिजनेस होता है, वो प्रॉपर्टी है, एक बहुत बड़ी लैंड है, कोई क्रिप्टो करेंसी कुछ है, उस पर आपने प्राइस टैग लगाया है, आपने प्रॉपर्टी में प्राइस टैग लगाया है 1 करोड़, और आपके पास 4 ऑफर आ गए, ठीक है 1 करोड़ की लगेगा, तो आपको लगेगा ना कि शायद मेरी प्रॉपर्टी का रेट ऐसे ज़्यादा है तो महंगे की बेचे। तो आप इस ऑफर को, वो आपके पास जो आया है 1 करोड़ में खरीद लूँगा, वो ऑफर आप उसे रिटर्न कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने 1 करोड़ प्राइस लगा दिया तो आप प्राइस बढ़ा नहीं सकते, आप बढ़ा सकते हो। तो इन सब चीज़ों के लिए ये पॉइंट बहुत वैलिड और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सिर्फ एक स्टेटमेंट ऑफ प्राइस ऑफ़र नहीं होता है, वो एक इन्विटेशन को ऑफ़र है। ये पढ़ लेना, इसका डिफरेंस स्टार्ट में दिया और ये भी पढ़ लेना, ठीक है। ये ऑफ़र और इन्विटेशन को ऑफर को और डिटेल में एक्सप्लेन किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, ठीक है। ऑफर कैन बी मेड बाय ओवरऑल रिटर्न वर्ड्स कंडक्ट एक्ट और एब्सटिनेंस। एब्सटिनेंस मतलब ऑफर जो बिना कुछ बोले करने वाला ऑफर होता है, जैसे वो पूली वाला हम लोगों ने डिस्कस किया था वो वाला, ठीक है। अब एक्सेप्टेंस आ जाता है, जब आपने ऑफर की ऑफर एक्सेप्ट होनी तो होना चाहिए, ऑफर की एक्सेप्टेंस के बाद ही तो ऑफर कंप्लीट हुआ। जब ऑफर होगा आप उसे एक्सेप्ट कर लोगे तो ही तो वो कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में जानने तैयार होगा, तो अग्रीमेंट हो जाएगा, फिर वो लॉफुल अग्रीमेंट होगा तो उसे कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे। तो हर एक पॉइंट को रिलेट करते हुए पड़ता है ना, ये ऑफर हो गया तो अब एक्सेप्टेंस को समझता है, ठीक है। एक्सेप्टेंस ज़्यादा बड़ा नहीं है, हम लोग शायद इस क्लास को ख़त्म कर लें, 1 सेकेंड में अपन बेस में करा। हाँ ठीक है, कम्युनिकेशन टू ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आज में चालू करें। बस हम लोग ये एक आगे 3 पेजेस या आई गेस समझना मुश्किल हो जाएगा, चलो जितना होगा उतना करेंगे, ऐसे नहीं करते हैं। देखो, आप पर्सन जिसको प्रपोजल आता है, जब वो अपनी एसेंट दे देता है प्रपोजल को, तब उसे एक्सेप्टेड मान लिया जाता है, तब वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है और वो क्या बन जाता है, प्रॉमिस, ठीक है। उससे पहले वो सिर्फ ऑफर करे, क्योंकि मैंने अपनी एसेंट देती कि हाँ ठीक है आई एग्री विद यू, आपका ऑफर मेरे को सही लग रहा है, तो वो एक्सेप्टेंस बन गई। अब उस एक्सेप्टेंस को मिलने के बाद
इसको हम लोग डिक्लेयर कर देंगे एज अ प्रॉमिस। अपनी ऊपर वाले डेफिनेशन के हिसाब से आपको 2 एग्जांपल दिए हैं। A person to whom the proposal is made, B, the proposal answer, E signifies his consent for or to one the proposal। ठीक है, इसमें बेसिकली ऑफर क्या है, ए ने अपनी गाड़ी बेचने का ऑफर किया है बी को 2 लाख पे और बी ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। तो बी आपका एक्सेप्टर है, क्वेश्चन प्रपोजल एक्सेप्ट किया, उसके बाद इसकी कंसेंट से एक प्रॉमिस क्रिएट हुआ है, यही नीचे लिखा है। If B has signified his consent to the proposal, accepted proposal becomes promise। रिलेशनशिप क्या ऑफर है एक्सेप्टेंस की? Acceptance is to offer a lighted man to screen of the gunpowder by Sir William and Son। इस बात को नोट कर लो, बुक मार्क कर लो, ये लाइन इम्पैक्टफुल है। सब इसका पूछा जाए तो ये लिख कर आना, नंबर मज़ेदार मिलेंगे। इधर सब कुछ क्या करता है, कन्वर्सन ऑफर इनटू अ प्रॉमिस एंड इट इज टू रिवोक इट। एक बार आपकी एक्सेप्टेंस हो जाती है, उसके बाद आप ऑफर को रिवोक नहीं कर सकते हो। उसके बाद वो मतलब कर सकते हो लेकिन आगे पढ़ोगे आप आसानी, तो उसके बाद एक्सेप्टेंस को नहीं रिवोक कर सकते। ठीक है, once the offer is accepted, then comes a promise and cannot be withdrawn or revoked। Offer remains an offer so long as it is not accepted, but it becomes a contract as soon as it is accepted। और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में आप साथ में लिख दो ना, as soon as it is accepted and abided by law। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है ना, अबिड मतलब है एनफोर्सेबल बाय लॉ, एनफोर्सेबल बाय लॉ। The legal rules regarding a valid acceptance। तो आपका कुछ रूल्स है जब ओनर डिस्कस करते हैं। Acceptance can be given only by the person to whom offer is made। अगर किसी बंदे को ऑफर ही नहीं गया तो वो अपनी एक्सेप्टेंस कैसे दे सकता है, वो अपनी कंसेंट कैसे दे सकता है? तो इट इज अ क्वाइट प्रैक्टिकल पॉइंट। एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय अ पर्सन टू होम ऑफर इज मेड। इस तरफ का बोर्टन और फिल्म्स का 1857 के केस में तो आप एक बार देख लेना। ठीक है, ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर देखने सारे केस लो हैं जो इम्पोर्टेंट है उन्हें अलग से नोट करना है, इनको देखना है, नोट नहीं करना है, इनको बुक तक रखने देना है। ये आपके नोट्स रजिस्टर की जगह बढ़ाएंगे। अब मैं बोलते हुए ये बार बार कह रहा हूँ कि पढ़ लेना अच्छे से, इसका मतलब ये नहीं भाई आ जाए तो तुम लोग चढ़ जाओ, भैया मुझ पर चढ़ के भी कोई फ़ायदा नहीं होगा बेटा। आपके कमेंट से मेरा थोड़ी देर नुक खराब होगा, लेकिन अगर आप भी कहीं एक छोटी सी मिस्टेक से आपका समझ लो ना, मैं नहीं बोलना चाहता अभी, अब सब बड़े हो गए हो समझदार। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए, एब्सोल्यूट होनी चाहिए और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। मतलब क्या है इसका, देखो बात ये है, ठीक है, एक्सेप्टेंस होती है अनक्वालिफाइड और एब्सोल्यूट का क्या मतलब है। एक्सेप्टेंस भाई बिल्कुल रॉ क्लियर होनी चाहिए, अपनी यूनिवर्स साइज में सबको समझानी चाहिए, यहीं लिखा इतना आपको तो समझ आ रहा है। लेकिन सीन ये है कि अनक्वालिफाइड या एब्सोल्यूट से ये मतलब है कि मान लीजिए कि किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने का एक पर्टिकुलर पैटर्न था, वैसे कैसे एक्सेप्ट करना था तो वैसे ही एक्सेप्ट करो, जो फॉर्मेट हो उसी को फॉलो करो, अपने मन से कुछ ना करो। और जब तक एक्सेप्टेंस बूंदी जैसा एक प्रोसेस है उसको नहीं सेटिस्फाई करेगी तब तक उसे एक्सेप्टेंस नहीं कंसिडर किया जा सकता। ठीक है, एक्सेप्टेंस का कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। उसी के बेसिस पर आपका ये वाला जो ये यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस बार 1968 बॉम्बर 1994 ये वाले पॉटी टेस्ट लॉ है, ये वाला देख लेना क्या हुआ था इसमें, वो डिस्कस कर लेते हैं। इन ऑफर किया था विच सेल इज हाउस टू बी फॉर 30 लाख रुपये, उन्होंने ऑफर किया था 20, वो 30 लाख रुपये में अपना घर बेच देगा। बी ने रिप्लाई किया कि 24 लाख रुपये दे सकते हैं। ऑफर ऑफ ए इज़ रिजेक्टेड बाय बी, ए ने जो ऑफर किया वो तो बी ने रिजेक्ट कर दिया ना। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस क्या है, नॉट अनक्वालिफाइड है। यहाँ तो ऑफर रिजेक्ट हुआ है, एक्सेप्टेंस नहीं। बी ने बाद में माइंड चेंज कर दिया कि ठीक है वो 30 लाख रुपये दे देगा। अच्छा ठीक है, तो आप देखो एक बार आपका ऑफर अनक्वालिफाइड हो जाता तो वो 30 लाख रुपये दे देता, उस बार से ये दूसरे जो है आपकी ये एक्सेप्टेंस नहीं बन जाएगी, या आपका काउंटर ऑफर होगा जो अब आपने कंसिडर किया कि ठीक है 30 लाख रुपये ले लेना। अब चाहे तो ये रिजेक्ट कर सकता है, अब ये क्या आपने एक्सेप्ट करना है कि नहीं।
आई होप समझ में आ गया होगा। दैट्स सॉरी बट बेस्ट। अरे रोल में कोई था नहीं यार, इतने बोलने। उसके बाद द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ऊपर ही चली गई है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, यार को हाईलाइट कर देते ना, सेम ब्लू कलर देखते पूरा, ठीक है। एक्सेप्टेंस क्या कम्युनिकेट हो जानी चाहिए हमेशा, एक्सेप्टेंस सिर्फ मन तक नहीं जाना चाहिए, वो जो फ़ोन है उसे परसेप्टाइबल फ़ोन में कम्युनिकेट कर देना सामने वाले। अगर आपके पास काउंटर प्रपोजल भी आया तो उसकी एक्सेप्टेंस आपको वापस प्रपोजल को देनी है, बस यही है। इस पर ये वाला केस है, भगवान दास वर्सेस ठीक है। और ये वाला हेवर्थ वर्सेस नाइट, नॉट से इम्पोर्टेंट बट देख लेना। ये वाला आप एग्जांपल है जो आप लिख कर आ सकते हैं कि ए ने प्रपोज किया बी को उससे शादी करने को, बी ने ए को बताया, ए की बहन को बताया कि वो तैयार है, ठीक है, बट उसकी बहन ने ए को नहीं बताया ठीक है, तो वहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, क्यों? क्योंकि एक्सेप्टेंस अभी तक प्रॉपरली कम्युनिकेट ही नहीं होंगी अभी तक। अपनी फैमिली मैटर है उनका बात अलग है, लेकिन आप वो लॉ के लिए सभी लोग, ठीक है। देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्ट एज एक्सेप्टेंस वॉज नॉट कम्युनिकेटेड टू ए। हम लोग आज बस यहीं कर पाएंगे, कम्युनिकेशन ऑफर और एक्सेप्टेंस वैसे भी नहीं करनी तो चले, साथ पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए? प्रिस्क्राइब मोड में होनी चाहिए। अभी बताया कि जैसे फॉर्मेट दिया उस फॉर्मेट में करना चाहिए एक्सेप्टेंस, ठीक है। मतलब अपने मन से नहीं कि हाँ ठीक है, जैसे आपको समझो, आपको आप जो कॉलेज आप प्रोग्राम साथ में ज़्यादातर बच्चे कॉलेज कर रहोगे, बीकॉम कर रहोगे डिस्टेंस या रेगुलर, और कुछ सोच रहे होगे करने का, मैं तो ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, नहीं भी कर रहे वो भी सही है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वैसे कोई ना कोई ग्रेजुएशन डिग्री साथ में कर लेनी चाहिए, क्योंकि हार्ड फैक्ट है किसी का पासिंग परसेंटेज 3 या 5% ही है, तो पहली बार में मेरा बहुत लोगों का नहीं निकलता, और एक बैक सपोर्ट होना चाहिए। लाइक मिडिल क्लास बच्चा समझ पा रहा होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि हर किसी की लाइफ अलग होती है बड़ा, ठीक है, तो उस बात पर ध्यान रखता है, अपनी लाइफ के हिसाब से अपना बेस्ट सही ना। यहाँ पे मौसम खराब होता रहता है, कोल्ड कफ लगा हुआ है, लास्ट में इरिटेशन रहती है इसका चक्कर में यार। ठीक है यार, इतना तो एडजस्ट कर ही सकते हो लोग हैं, चलो अच्छा तो अपना देख के लेना। अब उस बात को हटाते हैं, जो जितने बच्चे बीकॉम कर रहे होंगे, जब आप लोग का दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने होंगे उनको तो बात समझ में आएंगे कि ग्राम ऑर्डर रिसेट है CUET है ना, क्योंकि उसकी भी क्लासेस भी थी। अरे इनफैक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने बच्चे हैं उनकी क्लासेस भी शायद A3 करेगा, जो आपका बीकॉम की क्लासेस होती है शायद, एक दो कोर सब्जेक्ट या इधर उधर के सब क्लासेस कराएगा। क्योंकि मेरे पास अभी कॉन्ट्रैक्ट आया था तो मुझे पता चला, तो मैं इसलिए बता पा रहा हूँ। वो क्या कह रहे थे यार, सर बोल रहे हैं ये बोल रहे यार, हाँ तो जितनी भी आपकी वो अभी एडमिशन हुआ होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी या फैनपुर, उसका पूरा प्रोसेस होता है राइट। आपको जब सीटर और हो गए आपको ऑफर किया जाती है, जैसे आप सपोज में बच्चे को उसमें बहुत मेहनत करी, श्री राम शूट मिल गई दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बहुत प्रेस्टीजियस कॉलेज है जिस पर ना पता हो, इसको सीटर लॉस हो गई तो आपके पास ऑफर आया होगा कि आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद एडमिशन लेने का पूरा प्रोसीजर होगा ना, आप इसको उसी प्रिस्क्राइब फॉर्म में ही फॉलो कर सकते हो, तभी वो अग्रीमेंट होगा कि ठीक है आज से आप क्या बोलते हैं SRI बोलते हैं ना, रामाइट आर SRI बोलते हैं आजकल, आजकल इस्लाम में SRI ही बोलता है, बताना मुझे मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, ठीक है। तो इसके बाद फिर टाइम, एक्सेप्टेंस का टाइम होता है, जैसे आपको लोग आया था ऑफर तो एक टाइम था कि भैया ये लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट करने की, आपको इससे पहले श्री राम की सीट मिली होगी तो फटाफट ले ही ली होगी, ले ही लेनी चाहिए अभी भी। और नियर साइलेंस इज़ नॉट एक्सेप्टेंस, और ये वाली बात पे ध्यान से कि ऑफ़र भी अगर किसी बात पे शांत हो, ऑफर ने कोई ऑफ़र दिया और इसने एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टेड शांत है, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं है,
जैसे ये देखो, अंकल ने नेक्स्ट ईयर के हॉर्स ख़रीदने का वादा किया, ये 30 यूरो में वो ख़रीद लेंगे, ठीक है। और बोला कि अगर मैं तुमसे कुछ नहीं सुनूंगा इसका मतलब मैं 30 यूरो में खरीद में है। और नशून ने कोई रिप्लाई नहीं किया, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं कि अरे एक सेकंड माइक कर दे। हाँ, जिसको बोल सकते हैं कि ये ऑफ़र एक्सेप्टेड नहीं हुआ। जैसे अगर हाँ मैं आपसे कहूँ कि बेटा मैं आपका फ़ोन ले जाऊँगा, 5,000 रुपये हैं, अगर आपने अभी कुछ नहीं लिया और आप कुछ ना बोलेंगे अरे कुछ भी बोलते हैं कौन रिप्लाई दे, ठीक है, इग्नोर किया आपने। अगर फ़ोन लेके चले गए और 5,000 रुपये लगे तो आप मेरे पे केस कर सकते हो कि आपने नहीं कहा था ठीक है सर फ़ोन आपको। जब तक आपने नहीं कहा था तब तक वो ऑफ़र नहीं है, जब तक मैंने नहीं बोला कि ये ठीक है तब तक वो नहीं है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसके चक्कर में कुछ स्पॉट्स एक हुए थे। इसके बारे में कभी इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये वाला, कभी पढ़ना फ्री टाइम में विकीपीडिया वगैरह पर पढ़ना मज़ा आएगी। विकीपीडिया में ना गूगल वगैरह पर पढ़ना, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप फेसबुक इन सब से आए वो आप लोग इन्फॉर्मेशन नहीं लेते हो ज़्यादा, झूठ भी आता है इसमें। इस पर कोई ऐसे चेक नहीं है कि इन्फॉर्मेशन फैक्चुअल है कि नहीं। तो जो ट्रस्टेड वेबसाइट है भाई ये है भाई आज की डेट में सर्विस। एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट और इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, अब इसका क्या मतलब है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे बाय कंडक्ट और इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस का मतलब तो समझ में आएगा कि ये इम्प्लाइड है, मतलब बाय नेचुरल समझ में आ रही है, इसके लिए अलग से ऑफर प्रपोजल नहीं करना है। तो अब एग्जाम्पल ये दिया है कि जब एक ट्रेड्समैन जो होता है वो रिसीव करता है ऑर्डर कस्टमर से और एग्जीक्यूट कर देता है ऑर्डर को बाय सेंडिंग द गुड्स, द कस्टमर ऑर्डर्स फॉर गुड्स कॉन्स्टिट्यूट्स द ऑफर विच हैज़ बीन एक्सेप्टेड। वो कस्टमर ने ऑर्डर किया था, वो एक ऑफर था जो एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। ट्रेड्समैन सब्सिक्वेंटली बाय सेंडिंग द गुड्स, इट इज़ अ केस ऑफ एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। सीन ये है कि जब आपने ऑर्डर किया, मान लो अमेज़ॉन से ऑर्डर किया और आपने बाय नाउ पे क्लिक करते हैं तो वो अब उनकी तरफ से ऑफ़र एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। तब इस टॉपिक से बात की गई और जब उसने वो फूड्स आपको भेज दिए इसलिए मेरे ऑफर नहीं हुआ, ठीक है मेरे को भेज देना, मैं कैश दे दूँगा, ऐसा नहीं होता। वो आपका बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेप्टेड मान लिया जाता है कि आपने बाय नाउ किया, इसका मतलब आप उसे पैसे दोगे और वो फूड्स आपके घर में भिजवाएगा, राइट। तो ये आपका इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है क्या, ठीक है। ये तो मतलब बाय नेचुरल समझ आ ही रहना तुम हो गई। चलो आज की क्लास भी इतनी रखते हैं बेटा। मैं सोच रहा हूँ कि अगर तुम लोग को क्लास में दिक्कत ना हो रही हो तो कुछ टाइम बाद लॉ की क्लास थोड़ी एक्सटेंड कर ले, जैसा हो कमेंट में बताना। क्योंकि मुझे पीछे से रिव्यू ये आ रहा है कि सर अभी तो बच्चे सीरियस ही नहीं है क्लास को लेकर, तो अभी क्लास एक्सटेंड कर दो तो फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं कर पा रहा। बाकी आप लोग बताओ, क्लास लंबी हो जाएगी तो आसान हो जाएगा, समझ लो ना, वरना एंड में एकदम से प्रेशर आएगा। चलो ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।